क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, दो बहनें जिनकी शादी एक ही घर में हुई। एक रात सबने साथ बैठकर खाना खाया, हंसी मजाक की और फिर थक कर सोने चले गए। पर अगली सुबह जब दोनों बहनें उठी तो देखा कि उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे सब खत्म हो चुके थे। पर ऐसा क्या हो गया था उस रात कि उनका पूरा परिवार खत्म हो गया और इनकी नींद तक नहीं टूटी। तो ये कहानी शुरू हुई ईयर 2017 राजस्थान में। राजस्थान के अलवर एरिया में शर्मा फैमिली रहती थी, जिनमें दो भाई थे, बनवारी लाल शर्मा और मुकेश शर्मा। बनवारी लाल की शादी संध्या से हुई थी और उनके तीन बच्चे थे, अमन, हैप्पी और अंजू। वहीं मुकेश की शादी कविता से हुई थी और उनके दो बच्चे थे, निकी और विनय। एक तरफ संध्या जो एक ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट थी, वहीं कविता एक हाउसवाइफ थी। अब संध्या और कविता ना सिर्फ देवरानी जेठानी थे बल्कि सगी बहनें भी थे। पर ये फैमिली जो कि एक आम फैमिली लग रही थी, इनके तकदीर में कुछ और ही लिखा हुआ था। फिर आया 2 अक्टूबर 2017। एक तरफ बनवारी लाल जो अपने काम से लौटकर घर आ चुके थे, वहीं मुकेश जो कि भजन कीर्तनों में ढोल और हारमोनियम बजाते थे। वो अक्सर अपने काम के चलते घर से बाहर ही रहते। तो अब घर पर रात के खाने के बाद सोने की तैयारी होने लगी थी, जब बनवारी लाल अपने तीनों बच्चों और भतीजे निकी को लेकर कमरे में सोने चले गए। वहीं कविता अपने बेटे विनय और संध्या के साथ ऊपर वाले कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह रोज की ही तरह संध्या और कविता सुबह 5:30 बजे उठे। जल्दी उठकर उन्हें अपने बच्चों और पतियों के लिए टिफिन बनाना होता। तो नींद से उठकर आंखें मलते और जम्हाई लेते हुए संध्या आगे बढ़ी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वहीं कविता भी संध्या के पीछे पीछे ही चल रही थी। जब उन्हें घर में एक अजीब सी शांति महसूस हुई, अचानक उनकी नजर जगह जगह जमीन पर लगे कुछ खून के धब्बों पर गई। उन धब्बों का पीछा करते हुए उनकी सांसें तेज हो रही थी, क्योंकि वो खून के धब्बे उस कमरे तक जा रहे थे जहां बनवारी लाल और बच्चे थे। उनके सर से पांव तक जैसे डर की एक लहर दौड़ गई। घबराते हुए संध्या धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी और कांपते हाथों से कमरे के दरवाजे को हल्के धक्के से खोला। उस कमरे के अंदर झांक संध्या इतनी जोर से चीखी जिससे किसी की भी रूह कांप सकती थी। संध्या को चीखते देख कविता भी तुरंत दौड़कर कमरे में झांकने पहुंची। जब उसे भी यकीन नहीं हुआ कि कमरे के अंदर बनवारी लाल और चारों मासूम बच्चे अपने ही खून में लिपटे बेजान पड़े हुए थे। दोनों बहनें रोते चीखते जमीन पर गिर पड़ी। जब पड़ोसी उनकी आवाज सुन दौड़ते हुए उनके घर पहुंचे। पहले तो उन्हें लगा कि शायद किसी की तबीयत खराब हो गई हो, पर उस कमरे का खौफनाक नजारा देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पड़ोसी ने कांपते हाथों से पुलिस को फोन किया। हेलो पुलिस, यहाँ मर्डर हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम 45 मिनटों के अंदर शर्मा फैमिली के घर पहुंची। एक आदमी और 5 मासूम बच्चों का मर्डर हो चुका था। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी और जल्द ही टॉप पुलिस ऑफिसर्स क्राइम सीन पर थे। अपने सामने अपने ही घर वालों की बेजान बॉडीज देख संध्या ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहीं फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन पर 4 अलग फिंगरप्रिंट्स मिले, पर सबके मन में एक ही सवाल था, कौन कर सकता था ये? कौन इतना निर्दयी हो सकता था जिसने ना सिर्फ एक आदमी बल्कि 5 मासूम बच्चों का भी खून कर दिया था? वहीं मुकेश शर्मा जो कि बनवारी लाल के भाई थे, वो इस हादसे से कुछ ही दिनों पहले शहर से बाहर जा चुके थे। उनकी पत्नी कविता ने उन्हें कई बार कॉल करने की कोशिश की, पर उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने फिर उस घर के अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, पर कहीं से भी कोई ऐसा न घर में घुसते दिखा, न ही घर से निकलते जिस पर शक किया जा सकता था। अब धीरे धीरे पुलिस इस केस को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने लगे थे। उन्होंने तुरंत बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सोचने लगे कि हो सकता है ये किसी पारिवारिक दुश्मनी का नतीजा हो। तो उन्होंने शर्मा फैमिली के गांव रिश्तेदारों सबसे पूछताछ शुरू कर दी। जब उन्हें पता चला कि जमीन और खेत के बंटवारे को लेकर उनके चाचा के परिवार से शर्मा फैमिली की कुछ अनबन चल रही थी, तो पुलिस ने अब बनवारी लाल के चाचा को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे सख्ती से पूछताछ करने लगे। लेकिन उनके पास बहुत से ऐसे सबूत थे जो ये साबित कर रहे थे कि हादसे की रात वो और उनका परिवार अपने घर पर ही थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। तो अब पुलिस की शक की सुई बनवारी लाल के भाई मुकेश पर आ चुकी थी।
क्योंकि पहले तो हादसे के कुछ ही दिन पहले वो कहीं जा चुके थे और अब ना उनका कॉल लग रहा था और ना उन्होंने खुद कोई कोशिश की थी अपने परिवार से कांटेक्ट करने की। तो ये बात पुलिस को बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने सोचा हो ना हो प्रॉपर्टी के लालच या किसी और कारण मुकेश ने ही बनवारी लाल और उनके बच्चों को मरवाने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि उस रात उनका खुद का बेटा भी बनवारी लाल के साथ ही था, मुकेश को उसे भी मरवाना पड़ा और अब वो फरार हो चुका था। एक तरफ पुलिस ने मुकेश को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जोर लगा दी थी, वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स भी आ चुके थे जिसमें लिखा था कि खून एक दो धारी चाकू से किया गया था। बनवारी लाल और 3 बच्चे हैप्पी, अज्जू और निकी को उनकी नींद में ही मारा गया था, जिस वजह से उनके सिर्फ गले पर ही चाकू के निशान थे। लेकिन बनवारी लाल के बेटे अमन की बॉडी पर गले के साथ साथ हाथों पर भी चाकू के घाव थे। यानी इस हादसे के दौरान अमन जाग चुका था और उसने कातिल से अपनी जान बचाने की कोशिश की थी जब उसके हाथों पर भी चाकू से वार किया गया। पुलिस अब जल्द से जल्द मुकेश को ढूंढ उसे अरेस्ट करना चाहती थी। वहीं कविता एक सदमे से गुजर रही थी। मुकेश उसका पति था और वो फरार था। उनके 2 बच्चे थे, निकी जिसे वो हादसे में खो चुकी थी और विनय जिसे बचपन से ही मानसिक बीमारी थी। पर विनय ही वो बच्चा था जिसने अपने परिवार वालों की अंतिम क्रिया की। लेकिन फिर इन्हीं सब के बीच पुलिस को एक नई लीड मिली। क्राइम सीन से कुछ ही दूर एक लावारिस स्कूटी मिली जिस पर खून के धब्बे थे। पर सबसे शॉकिंग बात, ये स्कूटी शर्मा फैमिली की ही थी। बनवारी लाल ने ये स्कूटी अपने बेटे अमन को गिफ्ट की थी। पर जब फॉरेंसिक टीम ने उस स्कूटी को चेक किया तो उस पर से 4 अलग फिंगरप्रिंट्स मिले, जिसमें से 3 फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। तो पुलिस को बाकी घर वालों पर भी शक होने लगा था। तो उन्होंने संध्या और कविता के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। जब उन्होंने नोटिस किया कि संध्या के फोन पर एक नंबर से कई कॉल आए गए थे, पर 2 महीने पहले अचानक उस नंबर से सारे कॉन्टैक्ट्स बंद हो गए। ट्रेस करने पर पता चला कि वो नंबर किसी हनुमान प्रसाद जाट का था, जिसे लोग जाक भी बुलाते थे। पुलिस ने जब जैक के हादसे की रात की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि वो उस रात 10:30 से 1 बजे के करीब बनवारी लाल के घर के पास ही था। इस डिटेल ने केस को एक नया ट्विस्ट दे दिया था, इसलिए पुलिस ने पहले जैक को अरेस्ट किया और साथ ही संध्या को भी कस्टडी में ले लिया। फिर जब दोनों आमने सामने आए तो संध्या टूट गई। उसने ये बताया कि कैसे और क्यों उसने अपने ही पति और बच्चों का मर्डर करवाया था। संध्या ने अपने कन्फेशन में बताया कि उसके हमेशा से ही बड़े सपने हुआ करते थे। उसे एक ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए थी, पर उसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में करा दी गई, जहां कभी कभी रोज के खर्चे संभालना भी मुश्किल हो जाता था। अपनी बढ़ती जिम्मेदारियों को संभालने के लिए उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया और जल्द ही ट्रेनर भी बन गई। और उसकी ऐसी ही एक ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात जैक से हुई। उस वक्त संध्या के ऑलरेडी 3 बच्चे थे। वहीं जैक संध्या से 10 साल छोटा था और ना ही उसकी शादी हुई थी। जैक भी अपने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के चलते संध्या की ही तरह अक्सर कई जगहों पर ट्रैवल करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी और जो रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था वह प्यार में बदल चुका था। देखते ही देखते दोनों अपने एक दोस्त के घर पूरा पूरा दिन साथ गुजारने लगे। लेकिन एक अफेयर कब तक छुपाया जा सकता था? संध्या के बड़े बेटे अमन ने जब नोटिस किया कि उसकी माँ कई कई घंटे किसी से फोन पर हंसकर बातें करती है, तो उसे संध्या पर शक होने लगा। जब उसने एक दिन छुपकर संध्या के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और जब उसने अपनी माँ और जैक के बीच की बातें सुनी तो उसे समझ आ चुका था कि उसका सबसे बड़ा डर सच था। अब बिना देरी किए अमन ने वो कॉल रिकॉर्डिंग अपने पिता बनवारी लाल को सुनाई। जब इस बात पर पूरे घर में काफी तमाशा हुआ और संध्या का घर से निकलना बिल्कुल ही बंद करा दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संध्या अब किसी के लिए नहीं रुकने वाली थी, ना अपने पति के लिए ना अपने बच्चों के लिए। इनफैक्ट उसे तो इन सब से छुटकारा चाहिए था। तो जैसे तैसे जैक ने संध्या तक एक नया सिम कार्ड और फोन पहुंचाया, जिससे उन दोनों की बातें होती रहे और किसी को पता भी ना चले। और इसी दौरान संध्या ने खुद जैक से कहा, हमारे एक होने के लिए मेरे पति और बच्चों को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। पहले तो जैक ने मना कर दिया था, पर संध्या के लगातार दबाव डालने पर वो भी मान गया। लेकिन वो बच्चों को मारने के खिलाफ था, जिस पर संध्या ने कहा, अगर बच्चे जिंदा रहे तो ये समाज मुझे कभी तुम्हारा नहीं होने देगा, जिस पर वो फिर से मान गया।
फिर आई 2 अक्टूबर की रात, जब इन्हें अपने काम को अंजाम देना था। जैक ने अपने कजिन कपिल और एक दीपक नाम के आदमी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था, जो 50,000 के बदले मर्डर्स करने के लिए तैयार थे। उस रात संध्या ने खाने में जैक की दी हुई नींद की दवा मिला दी, जिस वजह से खाना खाने के बाद सब गहरी नींद में सो गए। जब रात 10:30 बजे संध्या ने कॉल कर जैक को बुलाया और फिर रात के 1 बजे धीरे से घर का दरवाजा खोल दीपक, कपिल और जैक को घर के अंदर ले लिया। संध्या अब कमरे के बाहर नजर रखे हुई थी, जब जैक और दीपक ने सबसे पहले गहरी नींद में सो रहे बनवारी लाल का चाकू से गला काट दिया और फिर एक एक कर तीनों बच्चों अज्जू, हैप्पी और निकी के साथ भी यही किया। लेकिन क्योंकि अमन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसने उस रात खाना नहीं खाया था, जिस वजह से हादसे के दौरान उसकी नींद टूट गई। उसकी आंखों में खौफ था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर उससे पहले ही तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे शांत करा दिया गया। वो बेचारा अपनी जिंदगी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा, लेकिन फिर वो हार गया। जैक और उसके आदमी उस पर हावी हो चुके थे और फिर उन्होंने उसे भी मार दिया। जिसके बाद संध्या ने उस चाकू को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें अपनी स्कूटी की चाबी दे दी, उनकी घर से निकलने में मदद की और फिर आराम से नहाकर सो गई, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। वहीं उन तीनों ने उस स्कूटी को ले जाकर चाकू को तो ठिकाने लगा दिया, पर स्कूटी को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। लेकिन फिर वही स्कूटी पुलिस के हाथ सबूत के तौर पर लग गई। अब क्योंकि दीपक और कपिल माइनस थे, उन्हें जुवेनाइल कोर्ट ले जाया गया। वहीं संध्या और जैक पर 6 साल तक कोर्ट केस चला और फिर फाइनली 21 मार्च 2023 को कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। सो गाइज, आई एम आशी एंड यू वर वॉचिंग द संध्या शर्मा केस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।